आप संत तजुवु द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ वॉर सुन रहे हैं। संत जू, जो कि ची प्रांत के मूल निवासी थे, उनकी पुस्तक युद्ध की कला या द आर्ट ऑफ वॉर को पढ़कर वो प्रांत के राजा होलू ने उन्हें बुलाया। होलू ने उनसे कहा, मैंने आपके 13 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़े हैं। क्या मैं सैनिकों को संभालने के आपके सिद्धांत का थोड़ा सा परीक्षण करवा सकता हूँ? संत तजु ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। होलू ने पूछा, क्या यह परीक्षण स्त्रियों पर भी किया जा सकता है? सन अज्जू ने फिर हामी भरी, जी हाँ। तब राजा ने व्यवस्था की और उनके महल से 180 सुंदर युवतियां बाहर लाई गईं। सन तज्जू ने उन्हें 2 टुकड़ियों में बांट दिया और दोनों टुकड़ियों की मुखिया राजा की सबसे प्रिय 2 रखैलें बनाई गईं। फिर सबके हाथ में भाले थमा दी और सन तज्जू बोले, मुझे इतना तो पता है कि तुम सब आगे जाना पीछे जाना ये सब समझती हो, और ये भी समझती होंगी कि दाएं या बाएं कैसे जाना है। लड़कियों ने कहा, हाँ, पता है। सन तोजू ने कहा, जब मैं कहूँगा सीधे देखो तो तुम्हें सामने देखना है, बाएं मुड़ो कहा तो अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है, दाहिने मुड़ो कहा तो दाहिने हाथ की तरफ, पीछे मुड़ो कहा तो पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ जाना है। लड़कियों ने फिर हाँ में सिर हिलाया। आदेशों की व्याख्या करने के बाद संतजू ने चीनी भालों और कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों की कतारें खड़ी करवाईं ताकि ड्रिल शुरू हो सके। फिर ढोल बजाया और आदेश दिया, दाहिने मुड़ो। लेकिन सभी लड़कियां जोर से हंस पड़ीं। संतजू ने शांत स्वर में कहा, अगर आदेश स्पष्ट और साफ ना हो, अगर उन्हें ठीक से समझा न गया हो, तो दोष जनरल का होता है। उन्होंने फिर से ड्रिल शुरू की और इस बार आदेश दिया, बाएं मुड़ो। लड़कियां फिर जोर जोर से हंसने लगीं। इस बार सन तुजु बोले, अगर आदेश स्पष्ट और साफ न हो तो दोष जनरल का है, लेकिन जब आदेश बिल्कुल स्पष्ट हो और फिर भी सैनिक न माने तो दोष अफसरों का होता है। यह कहकर उन्होंने दोनों टुकड़ियों के कमांडरों के सिर कलम करने का आदेश दे दिया। उस समय वो प्रांत का राजा ऊंचे मंच पर बैठकर सब कुछ देख रहा था, और जब उसे पता चला कि उसकी सबसे चहेती 2 रखैलें मारी जाने वाली हैं, तो वह बहुत घबरा गया और जल्दी से सन्नतजु को संदेश भिजवाया, हमें अब अपने सेनापति की क्षमता पर पूरा भरोसा हो गया है, लेकिन इन 2 रखैलों के बिना हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। हमारी इच्छा है कि इन्हें ना मारा जाए। सन्नतजु ने जवाब दिया, महाराज ने मुझे एक बार सेनापति नियुक्त कर दिया है, और सेनापति बनते ही कुछ राजकीय आदेश ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। ऐसा कहते ही उन्होंने दोनों कमांडरों के सिर कलम करवा दिए और तुरंत उनके बाद वाली 2 लड़कियों को नया कमांडर बना दिया। इसके बाद फिर ढोल बजा। इस बार सभी युवतियां बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हर ड्रिल करने लगीं, दाएं बाएं, आगे पीछे, घुटने टेक कर, खड़े होकर, एकदम सटीक, बिना एक भी शब्द बोले। तब संतजू ने राजा के पास संदेश भिजवाया, महाराज, अब आपके सैनिक पूरी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित हैं। आप इन्हें आजमा कर देख सकते हैं। ये आपके लिए आग में कूदने और पानी में डूबने को भी तैयार हैं। लेकिन राजा ने जवाब दिया, हमारे जनरल यानी सेनापति से कहो, ड्रिल बंद करें और शिविर में लौट जाएं। हमें इन सैनिकों को देखने की कोई इच्छा नहीं है। तब संतजू ने कहा, राजा केवल शब्दों के शौकीन हैं, उन्हें अमल में नहीं ला सकते। इस घटना के बाद राजा होलू को यकीन हो गया कि संतजू सचमुच सेना संभालना जानते हैं। अंत में उन्होंने संतजू को अपना सेनापति बना लिया। पश्चिम में उन्होंने चू उपरांत को बुरी तरह हराया और उसकी राजधानी यिंग तक पहुंच गए, जिसकी वजह से उत्तर में चीई और चिन दोनों प्रांत डर के मारे कांपने लगे। संतजू का नाम पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गया और वे वो प्रांत की शक्ति में राजा के साथ बराबर के हिस्सेदार बने रहे। तो चलिए अब इस किताब को शुरू करते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 1, प्रारंभिक योजना यानी लेइंग प्लान्स। संत जू कहते हैं, युद्ध की कला राज्य के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है, सुरक्षा का रास्ता है या विनाश का। इसलिए इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युद्ध की कला 5 स्थायी तत्वों से नियंत्रित होती है। जब तुम मैदान की स्थिति का आकलन करने बैठो तो इन 5 को जरूर ध्यान में रखना।
वो ये 5 हैं। पहला, नैतिक नियम यानी मॉरल लॉ। दूसरा, आकाश यानी हेवन। तीसरा, पृथ्वी यानी अर्थ। चौथा, सेनापति यानी कमांडर। पांचवा, विधि और अनुशासन यानी मेथड एंड डिसिप्लिन। नैतिक नियम वह है जो प्रजा को अपने शासक के साथ पूर्ण एकता में बांध देता है, ताकि वे जान की परवाह न करें, किसी खतरे से न डरें और राजा का साथ न छोड़ें। आकाश का मतलब है रात दिन, ठंड गर्मी, मौसम और ऋतुएं। पृथ्वी का मतलब है दूरियां छोटी बड़ी, खतरे और सुरक्षा, खुला मैदान और संकरी घाटियां, जीने मरने की संभावनाएं। सेनापति का मतलब है बुद्धि, सच्चाई, चतुरता, साहस और शक्ति जैसे गुण। विधि और अनुशासन से मतलब है कि बउआ, सेना को सही टुकड़ियों में बांटना, अधिकारियों के पदों का क्रम, सेना को सामान पहुंचाने वाले रास्तों का रख रखाव और सैन्य खर्च पर नियंत्रण। हर सेनापति को ये 5 बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जो इन्हें जानता है वह जीतेगा, जो नहीं जानता वह हारेगा। इसलिए जब तुम युद्ध की स्थिति का आकलन करो, तो इन 5 को आधार बनाकर दोनों पक्षों की तुलना करो। इस तरह, 1, दोनों राजाओं में से किसके साथ नैतिक नियम ज्यादा मजबूत है। 2, दोनों सेनापतियों में से किसमें ज्यादा योग्यता है। 3, आकाश और पृथ्वी का लाभ किसके साथ है। 4, किस तरफ अनुशासन सबसे सख्ती से लागू होता है। 5, किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है। 6, किस तरफ के अफसर और सैनिक ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग वाले हैं। 7, किस सेना में इनाम और सजा दोनों ज्यादा निष्पक्ष और स्थिर हैं। इन 7 बातों से मैं जीत या हार का पहले ही अनुमान लगा लेता हूँ। जो सेनापति मेरी सलाह सुनेगा और उस पर अमल करेगा, वह जीतेगा ही जीतेगा। उसे सही पद पर नियुक्त करो। हाँ, जो नहीं सुनेगा और अमल नहीं करेगा वह हारेगा। उसे उसके पद से हटा दो। मेरी सलाह का लाभ तो उठाओ, लेकिन सामान्य नियमों से परे जो भी मौके मिले उनका भी फायदा उठाओ। हालात जैसा कहें, अपनी योजना वैसी बदलते रहो। सारा युद्ध धोखे पर टिका है। इसलिए बात, जब हमला कर सकते हो तब दुश्मन को लगे कि इनमें हमला करने की ताकत नहीं है। जब सेना इस्तेमाल कर रहे हो तब उन्हें लगे कि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब हम उनके पास हो तो दुश्मन को लगे आप बहुत दूर हो। जब दूर हो तो उसे लगे कि आप बिल्कुल पास पहुंच गए हो। दुश्मन को लालच दो, उसे फंसाओ, खुद को अव्यवस्थित दिखाओ और उसे कुचल दो। अगर वह हर जगह से मजबूत है तो उसके लिए तैयार रहो। अगर उसकी ताकत तुमसे ज्यादा है तो उससे बचो। अगर दुश्मन गुस्से वाला है तो उसे और गुस्सा दिलाओ। खुद को कमजोर दिखाओ ताकि वह घमंड करे। अगर वह आराम कर रहा है तो उसे आराम न करने दो। अगर उसकी सेना एकजुट है तो उसे बिखेर दो। जहां वह तैयार नहीं है वहीं हमला करो। जहां उसने सोचा भी नहीं वहीं पहुंच जाओ। ये सैन्य चालें जो जीत दिलाती हैं, इन्हें पहले से किसी को मत बताओ। जो सेनापति लड़ाई जीतता है वह लड़ाई से पहले अपने दिमाग में सैकड़ों गणनाएं कर चुका होता है। और जो हारता है उसने पहले बहुत कम गणना की होती है। ज्यादा गणना करने से जीत मिलती है, कम करने से हार। फिर बिना गणना के तो हार पक्की है। बस इसी एक बात को देखकर मैं पहले ही बता देता हूं कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। अध्याय 2, युद्ध करना, वेजिंग वॉर। संतेजु कहते हैं, जब युद्ध में मैदान पर 1000 छोटे रथ, उतने ही भारी रथ और 1 लाख कवचधारी सैनिक हों और उन्हें मीलों दूर तक हथियार और राशन पहुंचाना पड़े, तो घर और मोर्चे पर होने वाला कुल खर्च, मेहमानों की खातिरदारी से लेकर गोंद और रंग जैसी छोटी से छोटी चीज तक, रथ और कवच की मरम्मत सहित रोजाना 50 किलो चांदी तक पहुंच जाता है। 1 लाख सैनिकों की सेना खड़ी करने की यही कीमत है। अगर तुमने असली लड़ाई शुरू की और जीत देर से आई, तो सैनिकों के हथियार कुंद पड़ जाएंगे, उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा। अगर तुमने किसी शहर को घेर लिया, तो अपनी सारी ताकत खर्च कर दोगे। और अगर युद्ध लंबा खिंच गया, तो राज्य का खजाना भी साथ नहीं दे पाएगा। जब हथियार कुंद हो जाएंगे, जोश मर जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी और खजाना खाली हो जाएगा, तब दूसरे राजा तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उठ खड़े होंगे। फिर चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वह आने वाली तबाही को रोक नहीं पाएगा।
हमने युद्ध में मूर्खों वाली जल्दबाजी तो देखी है, लेकिन चतुराई का लंबे देकर लंबा खींचना कभी नहीं देखा। लंबे युद्ध से किसी देश को कभी फायदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति युद्ध के सारे नुकसान को गहराई से समझता है, वही युद्ध को फायदे के साथ लड़ना भी पूरी तरह जानता है। कुशल सेनापति दूसरी बार सैनिक नहीं भर्ती करता और उसकी राशन हथियार की गाड़ियां 2 बार से ज्यादा नहीं लादता जाता। अपना युद्ध का सामान घर से साथ ले जाओ, लेकिन खाना दुश्मन की जमीन पर लूट कर जुटाओ। इस तरह सेना को कभी भूख नहीं लगेगी। राज्य का खजाना गरीब होने की वजह से सेना दूर दूर से चंदा मंगवा कर चलती है, और प्रांत के कोने कोने से चंदा मंगवाने से जनता गरीब हो जाती है। दूसरी तरफ सेना के पास होने से चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगी चीजें जनता की कमाई चूस लेती हैं। जब कमाई चली जाती है तो किसानों पर भारी टैक्स थोप दिए जाते हैं। इस तरह जनता की कमाई और ताकत दोनों खत्म हो जाती है। लोगों के घर खाली हो जाते हैं। उनकी आय का 3/10वां हिस्सा उड़ जाता है। दूसरी तरफ सरकार का खर्च, टूटे रथ, थके घोड़े, टूटे कवच, हेलमेट, तीर कमान, भाले ढालें, बैलगाड़ियां, कुल आय का चौथे से 10वां हिस्सा तक निकल जाता है। इसलिए बुद्धिमान सेनापति दुश्मन के यहाँ से ही लूट कर खाना जुटाता है। दुश्मन का एक गाड़ी अनाज अपने 20 गाड़ियों के बराबर होता है। दुश्मन का एक पिकुल चारा अपने 20 पिकुल के बराबर होता है। दुश्मन को मारने के लिए अपने सैनिकों में गुस्सा जगाना जरूरी है। दुश्मन को हराने से फायदा उठाने के लिए उन्हें इनाम देना जरूरी है। इसलिए रथ युद्ध में जब 10 या उससे ज्यादा दुश्मन के रथ छीन लिए जाए, तो सबसे पहले रथ छीनने वाले को इनाम दो। दुश्मन के झंडे उतारकर अपने झंडे लगा दो। छीने हुए रथों को अपनी सेना में मिलाकर इस्तेमाल करो। पकड़े गए दुश्मन सैनिकों को अच्छी तरह रखो और अपने साथ रखो। इसे कहते हैं हारे हुए दुश्मन की ताकत को अपनी ताकत बढ़ाने में लगाना। इसलिए युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ जीत हो, लंबा अभियान नहीं। अब तुम समझ गए होंगे, सेनाओं का नेता जनता की किस्मत का मालिक होता है। देश का शांति में रहना या खतरे में पड़ना सिर्फ उसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। अध्याय 3, चालबाजी से हमला, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। संतजू कहते हैं युद्ध की असली कला में सबसे बेहतरीन बात यह है कि दुश्मन का पूरा देश साबुत सहारा अपने कब्जे में ले लो। उसे तोड़ना फोड़ना जलाना मिटाना उतना अच्छा नहीं। इसी तरह पूरी दुश्मन सेना को जीवित पकड़ लेना बेहतर है उसे मार डालने से। एक रेजिमेंट, एक टुकड़ी या एक कंपनी को भी पूरा पूरा पकड़ना उसे नष्ट करने से कहीं बेहतर है। हर लड़ाई लड़कर जीत जाना सर्वोच्च गुण नहीं है। सर्वोच्च गुण तो यह है कि बिना लड़े ही दुश्मन का प्रतिरोध तोड़ दो। इसीलिए सेनापति की सबसे ऊंची कला है दुश्मन की योजनाओं को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दो। दूसरी अच्छी बात, दुश्मन की अलग अलग टुकड़ियों को आपस में मिलने से रोक दो। तीसरी, मैदान में उसकी सेना पर हमला करो। और सबसे खराब नीति, दीवारों वाले शहरों को घेरना। नियम ये है, अगर किसी भी तरह बच सको तो दीवारों वाले शहर को कभी न घेरो। बड़ी बड़ी ढालें, चलने वाली आड़ें और दूसरे युद्ध के औजार तैयार करने में पूरे 3 महीने लग जाते हैं। दीवारों के पास मिट्टी के टीले बनाने में फिर 3 महीने और। अगर सेनापति अपना गुस्सा काबू न कर सका तो वह अपने सैनिकों को दीवार पर चींटियों की तरह चढ़ने भेज देगा। नतीजा, उसका 1/3 सैनिक मर जाएगा और शहर फिर भी नहीं जीता जाएगा। घेरेबंदी का यही विनाशकारी परिणाम होता है। इसीलिए कुशल सेनापति बिना लड़े ही दुश्मन की सेना को अपने अधीन कर लेता है। बिना घेरेबंदी के शहर जीत लेता है। लंबे अभियान के बिना पूरा राज्य गिरा देता है। अपनी सेना को एक खरोंच भी ना आने देता और पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। इस तरह एक भी सैनिक खोए बिना उसकी जीत पूरी हो जाती है। यही है चालबाजी से हमला करने की विधि। युद्ध का नियम है, अगर तुम्हारी ताकत दुश्मन से 10 गुना है तो उसे चारों तरफ से घेर लो। 5 गुना है तो सीधा हमला करो। 2 गुना है तो अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दो। अगर बराबर की ताकत है तो लड़ाई छेड़ सकते हो। थोड़ी कम है तो दुश्मन से बचो। हर तरह से कमजोर हो तो भाग जाओ। छोटी सेना भले ही जिद करके लड़े, आखिर में बड़ी सेना उसे पकड़ ही लेगी। सेनापति राज्य का कवच है। अगर कवच हर जगह से पूरा है तो राज्य मजबूत रहेगा। अगर कवच में एक भी जगह छेद है तो राज्य कमजोर पड़ जाएगा। राजा अपनी सेना पर 3 तरह से मुसीबत ला सकता है। 1,
सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने का आदेश दे, जबकि वह ऐसा कर ही नहीं सकती। इसे कहते हैं सेना के पैर बांध देना। दो राज्य चलाने के तरीके से सेना चलाने की कोशिश करे, उसे सेना के हालात का पता ही ना हो। इससे सैनिकों के मन में बेचैनी फैलती है। 3, अफसरों की नियुक्ति बिना समझे करे, हालात के हिसाब से बदलाव का सैन्य सिद्धांत न समझे। इससे सैनिकों का भरोसा डगमगा जाता है। जब सेना बेचैन और शक्की हो जाती है, तो दूसरे राजा मौका देखकर हमला कर देते हैं। यह सेना में अराजकता लाना और अपनी जीत को खुद अपने हाथों उड़ा देना है। जीत के 5 आवश्यक तत्व ये हैं। 1, जो जानता हो कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना, वही जीतेगा। 2, जो बड़ा और छोटा दोनों तरह का बल संभालना जानता हो। 3, जिसकी पूरी सेना में एक ही जोश हो। 4, जो खुद तैयार हो और दुश्मन के बेतैयार होने का इंतजार करे। 5, जिसके पास सैन्य योग्यता हो और राजा उसमें दखल न दे। इन 5 बातों का ज्ञान ही जीत देता है। इसीलिए कहा गया है, अगर तुम दुश्मन को भी जानते हो और खुद को भी जानते हो, तो 100 लड़ाइयाँ लड़ो, एक में भी हार नहीं होगी। अगर खुद को जानते हो, दुश्मन को नहीं जानते, तो हर जीत के साथ एक हार भी मिलेगी। अगर ना खुद को जानते हो ना दुश्मन को, तो हर लड़ाई में हार ही होगी। चौथा अध्याय, युद्ध स्थिति यानी कि टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। सन तुज्जू कहते हैं, पुराने जमाने के अच्छे योद्धा पहले खुद को हारने की हर संभावना से बाहर रखते थे, फिर दुश्मन को हराने का मौका ढूंढते थे। अपनी हार रोकना हमारे अपने हाथ में है, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका दुश्मन खुद देता है। इसलिए अच्छा योद्धा अपनी हार तो रोक सकता है, लेकिन दुश्मन को हराने की गारंटी वो नहीं ले सकता। इसी से कहावत बनी, जीतना कैसे है ये जान लेना अलग बात है, उसे कर दिखाना अलग बात है। हार से बचना मतलब रक्षात्मक रणनीति अपनाना। दुश्मन को हराना मतलब आक्रमण करना। सिर्फ बचाव की मुद्रा में रहना कमजोरी की निशानी है। हमला करना बहुत ज्यादा ताकत की निशानी है। बचाव में माहिर सेनापति खुद को जमीन के सबसे गहरे, सबसे गुप्त कोनों में छिपा लेता है। हमले में माहिर सेनापति आसमान की सबसे ऊंची चोटी से बिजली की तरह टूट पड़ता है। इस तरह एक तरफ हम खुद को बचा लेते हैं, दूसरी तरफ पूरी की पूरी जीत हासिल कर लेते हैं। जिस जीत को साधारण जनता भी आसानी से देख ले, वह सर्वोच्च श्रेणी की नहीं कहलाती। लड़ाई लड़कर जीत गए और सारा साम्राज्य तारीफ करने लगा, वाह क्या कमाल किया। यह भी सर्वोच्च श्रेणी नहीं है। पतझड़ की हल्की रुई उड़ाना ताकत का सबूत नहीं। सूरज चंद्रमा देख लेना तेज नजर का सबूत नहीं। बिजली की गड़गड़ाहट सुन लेना तेज कान का सबूत नहीं। पुराने जमाने में जिसे चतुर योद्धा कहा जाता था, वह न सिर्फ जीतता था, बल्कि बहुत आसानी से जीतता था। उसकी जीत से उसे न बुद्धिमानी की वाहवाही मिलती थी, न बहादुरी की। वह लड़ाई इसलिए जीतता था क्योंकि उसने कोई गलती ही नहीं की थी। गलती न करना ही जीत को पक्का कर देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम पहले से हारे हुए दुश्मन को हरा रहे हो। इसलिए कुशल योद्धा खुद को ऐसी स्थिति में रखता है जहां हार नामुमकिन हो जाए, और दुश्मन को हराने का पल हाथ से जाने नहीं देता। इसीलिए युद्ध में जो सेनापति अंत में जीतता है, वह लड़ाई तभी शुरू करता है जब जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो। जो हारने वाला होता है, वह पहले लड़ाई शुरू करता है और फिर जीत की तलाश करता है। सर्वोत्तम सेनापति नैतिक नियम को मजबूत रखता है और विधि अनुशासन का सख्ती से पालन करता है। इससे सफलता उसके नियंत्रण में रहती है। सैन्य विधि के 5 चरण हैं। पहला, माप जोक, मेजरमेंट। दूसरा, मात्रा का अनुमान। तीसरा, गणना। चौथा, संभावनाओं का तौलना। पांचवा, जीत। माप जोख जमीन से आता है, मात्रा का अनुमान माप से, गणना मात्रा से, संभावनाओं का तौलना गणना से, और जीत संभावनाओं के सही तौल से। जीतती हुई सेना का मुकाबला भागती हुई सेना से ऐसा होता है जैसे तराजू में एक पौंड का पत्थर एक दाने के सामने रख दिया जाए। विजयी सेना का वेग ऐसा होता है जैसे 1000 फैदम गहरी खाई में बांध टूटकर पानी बेकाबू होकर गिरे। इतना ही है युद्ध स्थिति का रहस्य। 5वां अध्याय, ऊर्जा यानी एनर्जी। सन तुज्जु कहते हैं, बड़ी सेना को संभालने का सिद्धांत छोटी सेना को संभालने जैसा ही है, बस उसे सही सही टुकड़ियों में बांटने की बात है।
लाखों सैनिकों से लड़ना और मुट्ठी भर सैनिकों से लड़ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। बस इशारे और संकेतों की व्यवस्था करनी पड़ती है। पूरी सेना को दुश्मन के सबसे भयंकर हमले का सामना करने के बाद भी अडिग रखना, ये सीधे और टेढ़े दोनों तरह के युद्ध कौशल से होता है। तुम्हारी सेना का वार किसी पत्थर पर अंडे के गिरने जैसा हो। ये कमज़ोर और मज़बूत जगहों की सही जानकारी से ही संभव होता है। हर लड़ाई में सीधा तरीका तो इस्तेमाल करो भिड़ंत के लिए, लेकिन जीत के लिए टेढ़े तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी। टेढ़े तरीके जब सही ढंग से चलाए जाते हैं, तो वे आकाश पृथ्वी जैसे अथाह होते हैं, नदी झरनों जैसे कभी न रुकने वाले। सूरज चाँद की तरह ख़त्म होते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं। 4 रथुओं की तरह चले जाते हैं तो लौट आते हैं। संगीत में सिर्फ़ 5 स्वर हैं, फिर भी उनके मेल से ऐसी धुनें बनती हैं, जिन्हें कभी पहले सुना ही नहीं गया। सिर्फ़ 5 मूल रंग हैं, फिर भी उनके मेल से ऐसी छटाएँ बनती हैं, जिन्हें पहले कभी देखा ही नहीं गया। सिर्फ़ 5 मूल स्वाद हैं, फिर भी उनके मेल से ऐसे जायके बनते हैं, जिन्हें कभी पूरा नहीं चखा जा सकता। लड़ाई में भी हमले के सिर्फ 2 तरीके हैं, सीधा और टेढ़ा, लेकिन इन दोनों के आपसी मेल से अनगिनत चालें निकल कर आती हैं। सीधा और टेढ़ा एक दूसरे को जन्म देते रहते हैं। ये ऐसा चक्कर है, जो कभी खत्म नहीं होता। इनके मेल की संभावनाओं को कोई भी पूरे तरीके से नहीं समझ सकता है। सैनिकों का धावा ऐसा होना चाहिए, जैसे बाढ़ का पानी तेज बहाव में पत्थरों को भी लुढ़काता चला जाए। फैसला करने की कला वैसी होनी चाहिए, जैसे बाज ठीक समय पर झपट्टा मारकर शिकार को खत्म कर दे। इसलिए अच्छा योद्धा अपने धावे में भयंकर होता है और फैसले में फुर्तीला। ऊर्जा को खींची हुई तीर कमान की तरह समझो, फैसला तीर को छोड़ने जैसा। लड़ाई के कोलाहल और अफरा तफरी में भी बाहर से अव्यवस्था दिख सकती है, पर अंदर कोई अव्यवस्था नहीं होती। भंवर और उलझन के बीच तुम्हारी कतार बिना सिर पायंफ की लगे, फिर भी उसे कभी हराया नहीं जा सकता। दिखावटी अव्यवस्था के पीछे सख्त अनुशासन होता है। दिखावटी डर के पीछे बहादुरी होती है। दिखावटी कमजोरी के पीछे ताकत होती है। अव्यवस्था के पीछे व्यवस्था छिपाना बस बारीक टुकड़ियों में बांटने की बात है। डर का नाटक करके बहादुरी छिपाना छिपी हुई ऊर्जा का भंडार होना चाहिए। कमजोरी दिखाकर ताकत छिपाना सही युद्ध व्यवस्था से होता है। जो दुश्मन को दौड़ाए रखने में माहिर है, वह झूठी तस्वीरें दिखाता रहता है। दुश्मन उसी के हिसाब से चलता है। वह कुछ चारा फेंकता है ताकि दुश्मन उसे झपट ले। चारा डालकर दुश्मन को दौड़ाता रहता है, फिर चुनिंदा जवानों की एक टुकड़ी लेकर उसकी घात में बैठ जाता है। चतुर योद्धा संयुक्त ऊर्जा यानी कलेक्टिव एनर्जी का असर देखता है। वह हर सैनिक से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, इसलिए वह सही आदमी चुन लेता है और उन सबकी संयुक्त ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर लेता है। जब संयुक्त ऊर्जा काम करने लगती है तो उसके सैनिक ऐसे हो जाते हैं जैसे गोल पत्थर या लट्ठे लुढ़क रहे हों। समतल जमीन पर रुक जाते हैं, ढलान पर दौड़ने लगते हैं। अगर चौकोर हों तो रुक जाएंगे, गोल हों तो पहाड़ से नीचे लुढ़कते चले जाएंगे। इसलिए अच्छे योद्धाओं की ऊर्जा वैसी ही होती है, जैसे हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से गोल पत्थर लुढ़क रहा हो। इतना ही है ऊर्जा का रहस्य। छठा अध्याय, कमजोर और मजबूत जगहें, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। संत जू कहते हैं, जो पहले मैदान में पहुंचकर दुश्मन का इंतजार करता है वह तरोताजा रहता है। जो बाद में आता है और दौड़कर लड़ाई में कूदता है वह थककर पहुंचता है। इसीलिए चतुर योद्धा दुश्मन पर अपनी मर्जी थोपता है, दुश्मन की मर्जी खुद पर नहीं चलने देता। उसे लालच देकर खुद अपनी तरफ बुलाओ या नुकसान पहुंचाकर उसका पास आना नामुमकिन कर दो। अगर दुश्मन आराम कर रहा हो तो उसे परेशान करो, अच्छी रसद हो तो भूखा मारो, शांत पड़ाव डाले बैठा हो तो उसे उठने पर मजबूर कर दो। उन जगहों पर पहुंच जाओ जहां उसे बचाने के लिए जरूर दौड़ना पड़े। ऐसी जगहों पर तेज मार्च करो जहां तुम्हारी उम्मीद ही ना हो। सेना बिना थके सैकड़ों मील चल सकती है, बशर्ते वह ऐसी जमीन से गुजरे जहां दुश्मन मौजूद ही ना हो। हमला तभी करो जब जगह बिना सुरक्षा वाली हो, जीत पक्की। बचाव तभी करो जब तुम्हारी जगह पर हमला हो ही न सके, तुम सुरक्षित। सबसे कुशल आक्रमणकारी वह है जिसे दुश्मन समझ ही न पाए कि क्या बचाए। सबसे कुशल रक्षक वह है जिसे दुश्मन समझ न पाए कि कहाँ हमला करे। हे सूक्ष्मता और गुप्तता की दिव्य कला, तुझसे हम अदृश्य हो जाते हैं,
तुझसे हमारा कोई शब्द सुनाई नहीं देता। इसलिए दुश्मन की किस्मत हमारे हाथ में रहती है। अगर दुश्मन की कमज़ोर जगह पर हमला करो, तो आगे बढ़ना अजेय हो जाता है। अगर हमारी चाल दुश्मन से तेज़ हो, तो पीछे हटना भी सुरक्षित हो जाता है। कोई पीछा नहीं कर पाता। अगर हम लड़ना चाहें, तो दुश्मन को मजबूर कर सकते हैं, चाहे वह ऊंची दीवार और गहरी खाई के पीछे क्यों ना छिपा हो। बस कहीं और हमला कर दो, जहां उसे बचाने ज़रूर आना पड़े। अगर हम नहीं लड़ना चाहें, तो दुश्मन को रोक सकते हैं। भले हमारे शिविर की लकीरें ज़मीन पर ही खींची हों, बस उसके रास्ते में कुछ अजीब और अनजाना सा डाल दो। दुश्मन की व्यवस्था पता कर लो और खुद अदृश्य रहो। इससे हमारी सेना एकजुट रहेगी, उसकी सेना बिखर जाएगी। हम एक मुकम्मल इकाई बनकर लड़ेंगे, वह टुकड़ों में बँट जाएगा। यानी पूरा का पूरा हमारा बल उसके कुछ टुकड़ों पर पड़ेगा। हम बहुत, वह थोड़े। जब हम कम संख्या वाली सेना पर ज़्यादा संख्या से हमला करेंगे, तो दुश्मन मुश्किल में पड़ जाएगा। जहाँ हम लड़ना चाहते हैं, वह जगह पहले से किसी को मत बताओ। फिर दुश्मन को हर तरफ तैयारी करनी पड़ेगी। जितनी जगहों पर वह बटेगा, हर जगह उसकी ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। अगर वो आगे मजबूत करेगा, तो पीछे कमज़ोर हो जाएगा। पीछे मजबूत करेगा, तो आगे कमज़ोर। बायाँ मजबूत करेगा, तो दायाँ कमज़ोर। हर तरफ मदद भेजेगा, तो हर तरफ कमज़ोर रहेगा। कम संख्या इसलिए होती है, क्योंकि हमें हर संभावित हमले से बचना पड़ता है। ज़्यादा संख्या इसलिए मिलती है, क्योंकि हम दुश्मन को मजबूर करते हैं कि वो हर तरफ बचाव करे। अगर जगह और समय पहले से पता हो, तो हम सबसे दूर कोनों से भी सेना इकट्ठी करके लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जगह समय पता ना हो, तो बायां हिस्सा दाइयों की मदद नहीं कर पाएगा, आगे वाला पीछे की नहीं, पीछे वाला आगे की नहीं। अगर सबसे दूर वाली टुकड़ियां 100 ली भी दूर हों और निकटतम भी कई ली दूर, तो और भी बुरा हाल। भले यूएह राज्य के सैनिक हमसे ज्यादा हों, जीत के मामले में उसका कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं, जीत हमारी ही होगी। दुश्मन संख्या में ज्यादा हो, तो भी उसे लड़ने से रोक सकते हो। ऐसी चाल चलो कि उसकी योजना और उसकी सफल होने की संभावना पता चल जाए। उसे उकसाओ, पता करो कि वह सक्रिय है या सुस्त। उसे खुद को खोलने पर मजबूर करो, ताकि उसकी कमजोर जगह दिख जाए। अपनी और दुश्मन की सेना की सावधानी से तुलना करो, पता चल जाएगा कहाँ ताकत ज्यादा है, कहाँ कम। युद्ध व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर यह है कि उसे छिपा लो। व्यवस्था छिपी रहे, तो सबसे चालाक जासूस और सबसे बुद्धिमान दिमाग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दुश्मन की अपनी ही चाल से उसकी हार कैसे पैदा की जाए, ये आम आम जनता समझ सकती। सब लोग वो चाल देख लेते हैं जिससे मैं जीतता हूं, लेकिन जिस रणनीति से जीत पैदा होती है, उसे कोई नहीं देख पाता। जिस चाल से एक बार जीत गए, उसे दोहराओ मत। हालात की अनंत विविधता के हिसाब से तरीके बदलते रहो। सैन्य चालें पानी की तरह होती हैं। पानी ऊंचाई से भागता है, नीचे की ओर दौड़ता है। इसीलिए युद्ध में भी मजबूत जगह से बचो, कमजोर जगह पर वार करो। पानी जमीन के हिसाब से अपना रास्ता बनाता है, सैनिक दुश्मन के हिसाब से अपनी जीत गढ़ता है। जैसे पानी का कोई स्थायी आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध में कोई स्थायी हालात नहीं होते। जो अपने तरीके दुश्मन के हिसाब से बदल ले और जीत जाए, उसे स्वर्ग से पैदा हुआ सेनापति कहते हैं। 5 तत्व हमेशा बराबर नहीं रहते। 4 मौसम एक दूसरे को रास्ता देते चलते हैं। कभी दिन छोटे, कभी लंबे। चांद कभी बढ़ता है, कभी घटता है। इतना ही है कमजोर और मजबूत जगहों का रहस्य। 7वां अध्याय, युद्ध में पैंतरेबाजी यानी मैन्यूवरिंग। संत तज्जू कहते हैं, युद्ध में सेनापति को सबसे पहले राजा से आज्ञा मिलती है। सेना इकट्ठी करके सारी ताकत एक जगह जमा करने के बाद सबसे जरूरी काम है अलग अलग तरह के सैनिकों को आपस में मिलाकर एक लय बना देना। उसके बाद ही पड़ाव डाला जाता है। इसके बाद शुरू होती है युद्ध चालबाजी, और इससे मुश्किल कुछ नहीं। चालबाजी की मुश्किल ये है कि टेढ़े रास्ते को सीधा बना दो और मुसीबत को फायदे में बदल दो। लंबा चक्करदार रास्ता लेकर भी दुश्मन को बहकाकर, रास्ते से हटाकर, खुद उससे बाद में चलकर भी उससे पहले लक्ष्य पर पहुंच जाना, यही है चक्कर काटने की कला। सेना लेकर चालबाजी फायदेमंद है, लेकिन अनुशासनहीन भीड़ लेकर सबसे खतरनाक।
अगर पूरी सुसज्जित सेना को फायदा छीनने के लिए दौड़ाओगे तो ज्यादा चांस है कि देर हो जाएगी। दूसरी तरफ तेज टुकड़ी अलग भेजने से उसका सामान और रसद छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम सैनिकों को कहो कि कवच लपेट लो और दिन रात बिना रुके दोगुनी रफ्तार से चलो, 100 ली यानी लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता एक ही सांस में तय करो, तो तीनों डिवीजनों के कमांडर दुश्मन के हाथ लग जाएंगे। आगे वाले ताकतवर सैनिक पहुंच जाएंगे, पीछे थके हुए रह जाएंगे। इस तरह सिर्फ 10वां हिस्सा ही मंजिल तक पहुंचेगा। अगर 50 ली दौड़कर दुश्मन से आगे निकलना चाहो तो पहली डिवीजन का सेनापति खो दोगे, सिर्फ आधी सेना पहुंचेगी। 30 ली दौड़ोगे तो भी 3 में से 2 हिस्सा ही पहुंचेगा। समझ लो, बिना रसद गाड़ियों की सेना खत्म, बिना अनाज की सेना खत्म, बिना सप्लाई बेस की सेना खत्म। पड़ोसियों की मंशा जाने बिना हम गठबंधन नहीं कर सकते। पहाड़ जंगल, गड्ढे खाई, दलदल का चेहरा ना जानते हो तो सेना लेकर चलने लायक नहीं। स्थानीय गाइडों का इस्तेमाल न करो तो प्रकृति का फायदा भी नहीं ले पाओगे। युद्ध में धोखा दो, सफलता मिलेगी, फायदा दिखे तभी चलो। सेना को एकजुट रखना है या बांटना है, ये हालात बताएंगे। तेजी हवा जैसी हो, एकजुटता जंगल जैसी। लूटते वक्त आग बन जाओ, अचल रहना हो तो पहाड़। योजनाएं रात सी काली और गहरी हों, हमला बोलो तो वज्रपात बनकर गिरो। गांव लूटो तो माल सैनिकों में बांट दो। नई जमीन जीतो तो उसे टुकड़ों में काट कर सैनिकों को बांट दो। हर कदम उठाने से पहले सोचो, गहराई से विचार करो। जो चक्कर काटने की कला जान गया वही जीतेगा। यही है युद्ध चालबाजी की कला। सेना प्रबंधन की किताब कहती है, मैदान में आवाज दूर तक नहीं जाती, इसीलिए घंटे ढोल बनाए गए। साधारण चीजें दूर से साफ नहीं दिखती, इसलिए झंडे निशान बनाए गए। चौचो घंटे और ढोल, झंडे और निशान इसलिए हैं कि पूरी सेना की आंखें कान एक ही जगह टिक जाए। इस तरह पूरी सेना एक शरीर बन जाती है। ना कोई अकेला बहादुर आगे निकल सकता है, ना कोई डरपोक अकेला पीछे रह सकता है। बड़ी सेना को संभालने की यही कला है। रात की लड़ाई में आग और ढोल का ज्यादा इस्तेमाल करो, दिन की लड़ाई में झंडे निशान। इस तरह सैनिकों की आंखें कान पर काबू रहता है। पूरी सेना का जोश छीना जा सकता है, सेनापति का धैर्य भी छीना जा सकता है। सैनिक का जोश सुबह सबसे तेज होता है, दोपहर में ढीला पड़ जाता है, शाम तक सिर्फ ही पड़ाव लौटने की सोचता है। इसलिए चतुर सेनापति दुश्मन से तब टकराता है जब उसका जोश ठंडा हो और मन घर लौटने को हो। यही मनोदशा पढ़ने की कला है। अनुशासित और शांत रहकर दुश्मन की अफरा तफरी का इंतजार करना, यही आत्मसंयम की कला है। खुद लक्ष्य के पास आराम से बैठे रहो, दुश्मन अभी दूर थक रहा हो। खुद पेट भर कर बैठो, दुश्मन भूखा हो। यही ताकत बचाने की कला है। जिस दुश्मन के झंडे पूरी व्यवस्था में लहरा रहे हों, उसे बीच में न रोको। जो सेना शांत और आत्मविश्वास से खड़ी हो, उस पर हमला न करो। यही हालात पढ़ने की कला है। ऊंचाई पर चढ़ते दुश्मन से न भिड़ो, नीचे उतरते दुश्मन का रास्ता न रोको। भागता हुआ नाटक करने वाले दुश्मन का पीछा मत करो। जोश में भरे सैनिकों पर हमला मत करो। दुश्मन का फेंका चारा मत निगलो। घर लौटती सेना को बीच में न रोकना। जब दुश्मन को चारों तरफ से घेर भी लो तो एक रास्ता खुला छोड़ दो। हताश दुश्मन को बहुत ज्यादा न दबाओ। यही है युद्ध की कला। अध्याय 8, चालों में बदलाव यानी कि वेरिएशन इन टैक्टिक्स। संत जो कहते हैं, युद्ध में सेनापति सबसे पहले राजा से आज्ञा लेता है, सेना इकट्ठी करता है और सारी शक्ति एक जगह जमा करता है। मुश्किल इलाके में पड़ाव मत डालो। जहां बड़े बड़े रास्ते मिलते हों वहां अपने सहयोगियों से हाथ मिलाओ। खतरनाक ढंग से अलग थलग जगहों पर ज्यादा मत रुको। जब चारों तरफ से घिर जाओ तो चालबाजी करो। जब जान पर बनाए तब लड़ो, कोई चारा नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर नहीं चलना चाहिए। कुछ सेनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमला नहीं करना चाहिए। कुछ शहर ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं घेरना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कुछ राजकीय आदेश ऐसे भी होते हैं जिन्हें मानना नहीं चाहिए। जो सेनापति चालों में बदलाव के फायदों को गहराई से समझता है, वही अपनी सेना को सही ढंग से चला पाता है। जो इन बदलावों को नहीं समझता, भले ही उसे इलाके का नक्शा कंठस्थ हो, वह उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो युद्ध का छात्र चालें बदलने की कला नहीं जानता, भले ही उसे 5 फायदे पता हों,
फिर भी वह अपने सैनिकों का पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए बुद्धिमान सेनापति अपनी हर योजना में फायदे और नुकसान दोनों को एक साथ मिलाता है। जब फायदे की उम्मीद में नुकसान का डर भी मिला रहता है, तभी हम अपने सबसे ज़रूरी लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। दूसरी तरफ, जब हम मुसीबत में हों, तब भी अगर फायदा दिखे तो उसे झपट लें। इससे मुसीबत से निकलने का रास्ता बन जाता है। दुश्मन के सरदारों को नुकसान पहुंचाकर कमज़ोर करो। उनके लिए हर वक्त मुसीबतें खड़ी करो। उन्हें व्यस्त रखो। झूठा लालच दिखाकर जहां चाहो वहां दौड़ा दो। युद्ध की कला हमें यही सिखाती है। इस बात पर भरोसा मत करो कि दुश्मन आएगा ही नहीं। अपनी तैयारी पर भरोसा करो कि हम उसे रोकने को तैयार हैं। इस बात पर भरोसा मत करो कि वह हमला करेगा ही नहीं। अपनी स्थिति को ऐसा बना दो कि हमला करना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। सेनापति में 5 खतरनाक कमियां हो सकती हैं। 1, लापरवाही और जल्दबाजी, जो तबाही लाती है। 2, कायरता, जो पकड़े जाने का कारण बनती है। 3, जल्दी गुस्सा आना, जिसे अपमान से उकसाया जा सकता है। 4, ज्यादा इज्जत की परवाह, जो शर्म से डरती है। 5, सैनिकों की ज्यादा फिक्र, जो खुद सेनापति को चिंता और परेशानी में डाल देती है। ये 5 कमियां सेनापति के लिए घातक पाप हैं, युद्ध चलाने में विनाशकारी साबित होती हैं। जब कोई सेना बर्बाद हो जाती है और उसका सेनापति मारा जाता है, तो कारण जरूर इन 5 खतरनाक कमियों में से किसी एक में मिलेगा। इन पर गहराई से विचार करना चाहिए। अध्याय 9, मार्च करती सेना, दी आर्मी ऑन दी मार्च। संत जो कहते हैं, अब हम बात करते हैं सेना के पड़ाव और दुश्मन के संकेतों को पढ़ने की। पहाड़ों को जल्दी पार करो और घाटियों के पास रहो। ऊंची जगह पर पड़ाव डालो, सूरज की तरफ मुंह करके। लड़ने के लिए ऊंचाई पर मत चढ़ो। पहाड़ी युद्ध के लिए इतना ही काफी है। नदी पार करने के बाद उससे बहुत दूर हट जाओ। अगर दुश्मन नदी पार करके आगे बढ़ रहा हो, तो बीच धारा में उसका मुकाबला मत करो। सबसे अच्छा है आधी सेना पार हो जाए, फिर हमला करो। अगर तुम्हें जल्दी लड़ने की इच्छा हो, तो भी नदी के पास जाकर उसका इंतजार मत करो जिसे उसे पार करना है। नावें दुश्मन से ऊपर की धारा में बांधो और सूरज की तरफ मुंह करके ऊपर की धारा में जाकर दुश्मन का सामना मत करो। नदी युद्ध के लिए इतना ही। नमक के दलदल को पार करने की सिर्फ एक चिंता करो, जितनी जल्दी हो सके पार हो जाओ, रुकना नहीं। अगर दलदल में लड़ना ही पड़े, तो पानी और घास पास रखो और पीठ पर पेड़ों का झुरमुट हो। दलदली इलाके के लिए इतना ही। सूखे और समतल मैदान में आसानी से पहुंच वाली जगह लो। दाहिनी और पीछे की तरफ ऊंचाई हो, खतरा सामने हो, सुरक्षा पीछे। सपाट इलाके के लिए इतना ही। ये 4 उपयोगी सैन्य ज्ञान की शाखाएं थीं, जिनसे येलो एम्परर ने 4 अलग-अलग राजाओं को हराया था। हर सेना ऊंचाई और धूप वाली जगह को पसंद करती है, नीची और अंधेरी जगह को नहीं। अगर तुम सैनिकों का ख्याल रखोगे और सख्त जमीन पर पड़ाव डालोगे, तो सेना हर तरह की बीमारी से बच जाएगी, और यही जीत की गारंटी है। जब कभी टीले या किनारे पर पहुंचो, धूप वाली ढलान पर कब्जा करो। ढलान तुम्हारे दाहिने पीछे हो। इससे सैनिकों का भला भी होगा और जमीन का फायदा भी मिलेगा। अगर ऊपर पहाड़ों में भारी बारिश हुई हो और जिस नदी को पार करना है वह उफन रही हो, झाग उड़ रहा हो, तो इंतजार करो। नदी का बहाव कम होने दो। खड़ी चट्टानें, बीच में तेज नदियां, गहरे गड्ढे, तंग जगहें, उलझे जंगल, कीचड़ और दरारें। ऐसी जगहों से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, पास भी मत फटको। हम इन जगहों से दूर रहें, दुश्मन को इनके पास लाए। हम इनकी तरफ मुंह करें और दुश्मन की पीठ इनकी तरफ हो। अगर तुम्हारे पड़ाव के पास पहाड़ियां, पानी वाली घास से भरे तालाब, सरकंडों से भरे गड्ढे या घने जंगल हों, तो उन्हें अच्छी तरह छान मारो। यहाँ घात लगाए सैनिक या जासूस छिपे हो सकते हैं। दुश्मन पास हो और शांत बैठा हो, मतलब अपनी जगह की मजबूती पर भरोसा है। दूर रहे और लड़ाई के लिए उकसाए, मतलब चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। जिसके पास आसानी से पहुंचा जा सके, वह जाल बिछाकर बैठा है। जंगल के पेड़ों में हलचल हो, दुश्मन बढ़ रहा है, घास में ढेर सारे रास्ते दिखें, वह तुम्हें शक्की बनाना चाहता है। पक्षी अचानक उड़े, घात है। डरे हुए जानवर दौड़े, अचानक अचानक हमला आने वाला है।
ऊंची धूल की लंबी लकीर, रथ आ रहे हैं। नीची लेकिन चौड़ी धूल, पैदल सेना। हर तरफ बिखरी धूल, लकड़ी इकट्ठा करने वाली टुकड़ियां। थोड़ी थोड़ी धूल इधर उधर पड़ाव डाल रहे हैं। नम्र शब्द और जोरदार तैयारी, हम हमला करने वाले हैं। कड़वी बातें और आगे बढ़ने का नाटक, पीछे हटने वाले हैं। हल्के रथ पहले निकलकर छोर पर जगह लें। लड़ाई की कतार बना रहे हैं। बिना शपथ के शांति प्रस्ताव साजिश है। इधर उधर दौड़ भाग और कतारें बनने लगें। निर्णायक पल आ गया। कुछ आगे बढ़ें, कुछ पीछे हटें। लालच है। सैनिक भाले टेक कर खड़े हों। भूखे हैं। पानी लाने वाले पहले खुद पिएं। सेना प्यासी है। फायदा दिखे लेकिन छीना झपटी ना हो। सैनिक थके हैं। किसी जगह पर पक्षी जमा हो, वहां कोई नहीं। रात को शोर, वह घबराए हैं। पड़ाव में हंगामा। सेनापति का अधिकार कमजोर है। झंडे इधर उधर बदलते रहे। बगावत की आहट। अफसर गुस्से में हो। सैनिक थक गए हैं। जब सेना घोड़ों को अनाज खिलाए और अपना मवेशी मारकर खाए, जब सैनिक बर्तन आग पर रखकर ना जाए, यानी कि वह जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। समझ लो अब जान की बाजी लगाने वाले हैं। सैनिक छोटे छोटे समूहों में फुसफुसाए। सैनिकों में असंतोष है। बहुत ज्यादा इनाम, संसाधन खत्म होने वाले हैं। बहुत ज्यादा सजा, भयंकर मुसीबत में है। पहले डींग मारे, फिर दुश्मन की संख्या देखकर डर जाए। बुद्धि की भयंकर कमी है। मुस्कुराते दूत भेजे जाएं। युद्ध विराम चाहते हैं। दुश्मन के सैनिक गुस्से में आगे बढ़ें और घंटों हमारे सामने खड़े रहें। न लड़ें, न पीछे हटें। ये हालात बहुत सावधानी और समझदारी मांगता है। अगर हमारी संख्या दुश्मन जितनी ही हो तो भी काफ़ी है। सीधा हमला नहीं करना है। बस सारी ताकत एक जगह जमा करो, दुश्मन पर नज़र रखो और मदद मंगाओ। जो पहले सोचे बिना दुश्मन को हल्के में लेता है, वह ज़रूर पकड़ा जाएगा। सैनिकों से समझदारी या लगाव बैठाए बिना सजा दोगे, वे मानेंगे नहीं, बेकार रहेंगे। और अगर लगाव बनने के बाद भी सजा नहीं दोगे, फिर भी बेकार रहेंगे ना। इसीलिए पहले सैनिकों को मानवीयता और प्यार से रखो, फिर लोहे जैसे अनुशासन से काबू में रखो। यह जीत का पक्का रास्ता है। ट्रेनिंग में अगर हर आदेश का सख्ती से पालन करवाओगे तो सेना अनुशासित रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। अगर सेनापति सैनिकों पर भरोसा दिखाए लेकिन अपने आदेशों का पालन भी करवाए तो फायदा दोनों तरफ होगा। 10वां अध्याय, इलाका यानी कि टेरेन। सन तुजू कहते हैं, हम 6 तरह के इलाकों में फर्क कर सकते हैं। 1, आसानी से आ जा सकने वाला इलाका। 2, उलझाऊ इलाका। 3, टाल मटोल वाला इलाका। 4, संकरी घाटियां। 5, खड़ी ऊंचाइयां। 6, दुश्मन से बहुत दूर वाला इलाका, जिस जमीन पर दोनों तरफ की सेनाएं आसानी से आ जा सकें, उसे आसान इलाका कहते हैं। ऐसे इलाके में पहले पहुंचकर ऊंची और धूप वाली जगह पर कब्जा करो और अपनी लाइन ऑफ सप्लाई को मजबूती से बचाओ। फिर तुम फायदे में लड़ोगे। जिस जगह को छोड़ना आसान हो लेकिन दोबारा कब्जा करना मुश्किल, उसे उलझाऊ इलाका कहते हैं। यहाँ अगर दुश्मन बेतैयार हो तो निकलकर हमला करके हरा दो, लेकिन अगर वह तैयार हो और तुम हार गए तो वापसी नामुमकिन। तब भयंकर विपदा आएगी। जहाँ पहले हमला करने से किसी को फायदा ना हो, उसे टाल मटोल वाला इलाका कहते हैं। ऐसी जगह पर भले दुश्मन लालच दे, हिलो मत, पीछे हट जाओ। जब उसकी आधी सेना बाहर निकल आए तब हमला करो, फायदा तुम्हारा। संकरी घाटियों में अगर तुम पहले पहुंच सको तो मजबूत चौकियां लगाकर दुश्मन का इंतजार करो। अगर दुश्मन पहले पहुंच जाए और घाटी पूरी तरह भरी हो तो पीछे मत पड़ो। अगर कमजोर चौकी हो तभी हमला करो। खड़ी ऊंचाइयों पर अगर तुम पहले हो तो ऊंची और धूप वाली जगह लो और दुश्मन के चढ़ने का इंतजार करो। अगर दुश्मन पहले पहुंच चुका हो तो पीछे मत जाओ, पीछे हटो और उसे ललचाकर नीचे बुलाओ। अगर तुम दुश्मन से बहुत दूर हो और दोनों की ताकत बराबर हो तो लड़ाई छेड़ना आसान नहीं, लड़ाई तुम्हारे नुकसान में जाएगी। ये 6 इलाके पृथ्वी से जुड़े सिद्धांत हैं। जिम्मेदार पद पर बैठा सेनापति इनका गहराई से अध्ययन करे। सेना पर 6 तरह की आपदाएं आ सकती हैं। ये प्रकृति से नहीं, सेनापति की गलतियों से आती है। 1, भाग जाना। 2, अवज्ञा
3 ढह जाना, 4 बर्बादी, 5 बिखराव, 6 बुरी तरह हार। बाकी हालात बराबर हों तो अगर एक सेना दूसरी से 10 गुना छोटी होकर हमला करे तो छोटी वाली भाग जाएगी। साधारण सैनिक बहुत ताकतवर, अफसर कमजोर। नतीजा अवज्ञा। अफसर बहुत ताकतवर, सैनिक कमजोर। नतीजा सेना ढह जाएगी। बड़े अफसर गुस्से में हों और बिना सेनापति की आज्ञा के दुश्मन देखते ही हमला कर दें। नतीजा बर्बादी। सेनापति कमजोर और बिना अधिकार वाला हो, आदेश स्पष्ट न हो, अफसरों सैनिकों के काम तय न हो, कतारें लापरवाही से बनी हो। नतीजा पूरी तरह बिखराव। दुश्मन की ताकत का अंदाजा न लगा सके, छोटी टुकड़ी को बड़ी से भिड़ा दे और आगे चुनिंदा जवान न रखे। नतीजा बुरी हार। ये 6 तरीके हैं हार को खुद बुलाने के। जिम्मेदारी वाले सेनापति ने हमेशा याद रखें, इलाके की बनावट सैनिक का सबसे बड़ा साथी है, लेकिन दुश्मन का सही अंदाजा लगाना, जीत की ताकत को काबू में रखना, मुश्किलों, खतरों, दूरियों की सही गणना करना, यही महान सेनापति की असली परीक्षा है। जो ये बातें जानता है और लड़ाई में इन्हें लागू करता है, वह जीतेगा। जो नहीं जानता और लागू नहीं करता, हारेगा। अगर लड़ाई से पक्की जीत होने वाली हो तो राजा मना करे तब भी लड़ो। अगर जीत नहीं होने वाली तो राजा आदेश दे तब भी मत लड़ो। जो सेनापति बिना शोहरत की लालच के आगे बढ़े, बिना बदनामी के डर के पीछे हटे, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा और राजा राजा की सेवा हो, वही राज्य का सबसे अनमोल रत्न है। अपने सैनिकों को बच्चों की तरह प्यार करो, वे सबसे गहरी घाटियों में भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उन्हें अपने बेटों की तरह मानो, वे मौत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ डील दो, अधिकार न जमा सको, दयालु बनो पर आदेश न चला सको, बिगड़ते देखो पर रोक न सको, तो तुम्हारे सैनिक बिगड़े हुए बच्चे बन जाएंगे, किसी काम के नहीं। अगर हमें पता हो कि हमारी सेना हमला करने की हालत में है पर यह न पता हो कि दुश्मन पर हमला हो सकता है या नहीं, तो हम आधी जीत तक ही पहुंचे। अगर पता हो कि दुश्मन पर हमला हो सकता है पर यह न पता हो कि हमारी सेना तैयार है या नहीं, तो भी आधी जीत। अगर दोनों बातें पता हों पर यह न पता हो कि इलाका लड़ाई के लायक नहीं, तो भी सिर्फ आधी जीत। इसलिए अनुभवी सैनिक एक बार चल पड़े तो कभी घबराता नहीं, पड़ाव उठाया तो कभी रास्ता नहीं भूलता। इसलिए कहा गया है, अगर तुम दुश्मन को भी जानते हो और खुद को भी जानते हो तो जीत पर शक नहीं रहेगा। अगर आकाश, मौसम और पृथ्वी, इलाका, दोनों को जानते हो तो तुम्हारी जीत पूरी और सदा के लिए होगी। अध्याय 11। 9 स्थितियां। दिस सकात 9 सिचुएशंस। सन जो कहते हैं, युद्ध की कला में जमीन की 9 किस्में पहचानी जाती है। 1 बिखराव वाली जमीन, 2 आसान जमीन, 3 विवादास्पद जमीन, 4 खुली जमीन, 5 3 राज्यों के चौराहे वाली जमीन, 6 गंभीर जमीन, 7 मुश्किल जमीन, 8 घिर हुई जमीन, 9 हताश वाली जमीन। जब सेनापति अपनी ही जमीन पर लड़ रहा हो, यह बिखराव वाली जमीन है। दुश्मन की जमीन में घुसा हो लेकिन बहुत दूर तक नहीं, यह आसान जमीन है। जिस जमीन पर कब्जा करने से दोनों तरफ को बहुत फायदा हो, यह विवादास्पद जमीन है। जिस जमीन पर दोनों तरफ की सेनाएं आजादी से घूम सकें, यह खुली जमीन है। जो जमीन 3 लगातार राज्यों का कुंजी हो, पहले कब्जा करने वाला साम्राज्य का मालिक बन जाए, यह 3 राज्यों के चौराहे वाली जमीन है। जब सेना दुश्मन देश के दिल में घुस गई हो और पीछे कई किले छूट गए हों, यह गंभीर जमीन है। पहाड़ी जंगल, खड़ी चढ़ाई, दलदल और कीचड़, जो रास्ता पार करना मुश्किल हो, यह मुश्किल जमीन है। संकरी घाटियों से गुजरकर पहुंची जमीन, जहां से वापसी सिर्फ टेढ़े रास्तों से और मुट्ठी भर दुश्मन बड़ी सेना को कुचल सके, यह घिर हुई जमीन है। जिस जमीन पर लड़ाई के बिना बचना नामुमकिन हो, यह हताश वाली जमीन है। इसलिए बिखराव वाली जमीन पर मत लड़ो, आसान जमीन पर रुको मत, विवादास्पद जमीन पर हमला मत करो, खुली जमीन पर दुश्मन का रास्ता मत रोको। 3 राज्यों के चौराहे वाली जमीन पर अपने सहयोगियों से हाथ मिलाओ। गंभीर जमीन पर लूट इकट्ठी करो, मुश्किल जमीन पर लगातार मार्च करते रहो।
घिर हुई जमीन पर चालबाजी करो, हताश वाली जमीन पर लड़ो। पुराने जमाने के कुशल सेनापति जानते थे, दुश्मन की आगे और पीछे की सेना के बीच फूट डालना, बड़ी और छोटी टुकड़ियों को आपस में मदद न करने देना, अच्छे सैनिकों को बुरों की मदद न करने देना, अफसरों को सैनिकों को एकजुट न करने देना। जब दुश्मन की सेना बिखरी हो तो उसे इकट्ठा होने न दो, जब एकजुट हो तो उसे अव्यवस्था में रखो। जब फायदा हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो रुको। अगर पूछो कि दुश्मन की बड़ी और व्यवस्थित सेना हमला करने को तैयार हो तो क्या करो, मैं कहता हूं, पहले उसकी सबसे अनमोल चीज छीन लो, फिर वह तुम्हारी बात मानेगा। युद्ध में तेजी सबसे जरूरी है। दुश्मन की बेतैयारी का फायदा उठाओ, अनजाने रास्तों से जाओ और बिना सुरक्षा वाली जगहों पर हमला करो। हमलावर सेना के लिए ये नियम है, जितना गहरा दुश्मन देश में घुसो उतनी ही तुम्हारी सेना एकजुट होती जाएगी और दुश्मन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। एक उपजाऊ इलाके में लूटपाट करके सेना को खाना जुटाओ, सैनिकों की हालत का ध्यान रखो, उन्हें ज्यादा थकाओ मत, ताकत बचाओ, ऊर्जा इकट्ठी करो, सेना को लगातार चलते रहो और ऐसी योजनाएं बनाओ जो कोई समझ ना सके। सैनिकों को ऐसी जगह डालो जहां से बचने का रास्ता ही ना हो। वे भागने से बेहतर मौत चुनेंगे। मौत का सामना करने को तैयार होंगे तो कुछ भी कर गुजरेंगे। अफसर और सैनिक पूरी ताकत झोंक देंगे। हताश हालत में सैनिक डर भूल जाते हैं, कोई शरण ना हो तो अडिग हो जाते हैं। दुश्मन देश में हो तो सख्त मोर्चा बनाते हैं, कोई चारा ना हो तो जोर जोर से लड़ते हैं। इसलिए बिना आदेश के सैनिक सतर्क रहेंगे, बिना कहे तुम्हारी बात मानेंगे, बिना बंधन के वफादार रहेंगे, बिना हुक्म के भरोसेमंद साबित होंगे। शकुन देखना बंद करो, अंधविश्वास की शंकाएं मिटाओ, फिर मौत तक कोई मुसीबत नहीं आएगी। सैनिकों के पास ज्यादा पैसे नहीं क्योंकि वे अमीरी से नफरत करते हैं, उनकी उम्र ज्यादा नहीं क्योंकि वे लंबी उम्र नहीं चाहते। जब लड़ाई का आदेश मिले सैनिक रो सकते हैं, बैठे बैठे ही अपने कपड़े गीले कर सकते हैं, वे छोटे बच्चों की तरह रो सकते हैं। लेकिन एक बार फंस जाए तो वे छू या कुई जैसे बहादुर बन जाएंगे। कुशल रणनीतिकार को शुई जान नामक सांप की तरह समझो, चांग पहाड़ों में मिलने वाला। सिर पर मारे तो पूंछ हमला करेगी, पूंछ पर मारे तो सिर, बीच पर मारे तो सिर और पूंछ दोनों। तो सवाल ये है कि क्या सेना को शुई जान जैसा बनाया जा सकता है? जवाब है हाँ। वू और युएह के लोग दुश्मन हैं, लेकिन अगर एक ही नाव में नदी पार करते हुए तूफान आए तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे, जैसे बायां हाथ दाइयों की मदद करता है। इसलिए सिर्फ घोड़ों की लगाम और रथ के पहिए जमीन में गाड़ कर भरोसा मत करो। सेना चलाने का सिद्धांत है, एक ही बहादुरी का मानक बनाओ जिस तक सब पहुंचे। मजबूत और कमजोर का सही इस्तेमाल कैसे करो, ये जमीन के सही उपयोग का सवाल है। कुशल सेनापति अपनी सेना को ऐसे चलाता है जैसे एक ही आदमी का हाथ पकड़कर इधर उधर ले जाए। सेनापति का काम है शांत रहकर गोपनीयता बनाए रखना, ईमानदार और न्यायपूर्ण होकर व्यवस्था कायम करना। उसे अपने अफसरों और सैनिकों को झूठी खबरों और दिखावे से भ्रम में रखना चाहिए ताकि वे पूरी तरह अनजान रहें। व्यवस्था बदलकर और योजनाएं बदलकर दुश्मन को कुछ पता न चले। पड़ाव बदलकर और चक्करदार रास्ते लेकर दुश्मन को मकसद का अंदाजा न लगने दो। निर्णायक पल में सेनापति ऐसा करता है जैसे ऊंचाई पर चढ़कर सीढ़ी फेंक दे। सेना को दुश्मन देश में गहरा ले जाकर अपना इरादा जाहिर करता है। नावें जला देता है, बर्तन तोड़ देता है। जैसे चरवाहा भेड़ों के झुंड को इधर उधर हाँकता है, वैसे सैनिकों को हाँकता है। कोई नहीं जानता वह कहाँ जा रहा है। सेना को इकट्ठा करके खतरे में डालना, यही सेनापति का काम है। 9 तरह की जमीन के लिए अलग अलग उपाय, हमले या बचाव की सलाह और इंसानी स्वभाव के बुनियादी नियम, इनका अध्ययन जरूर करो। दुश्मन देश में घुसते वक्त सिद्धांत है, जितना गहरा घुसो उतनी एकजुटता बढ़ेगी, थोड़ा घुसो तो बिखराव। अपनी जमीन छोड़कर पड़ोसी इलाके से गुजर कर पहुंचो, ये निर्णायक जमीन है। चारों तरफ रास्ते हों, 3 राज्यों का चौराहा। गहरा घुसो, गंभीर जमीन, थोड़ा घुसो, आसान जमीन। पीछे दुश्मन के किले, सामने संकरी घाटियां, घिर हुई जमीन। कोई शरण न हो, हताश वाली जमीन। इसलिए बिखराव वाली जमीन पर सैनिकों में एकता की भावना जगाओ। आसान जमीन पर सेना के हर हिस्से को आपस में जोड़े रखो।
विवादास्पद जमीन पर पीछे की सेना को जल्दी आगे लाओ। खुली जमीन पर बचाव पर नजर रखो। 3 राज्यों के इस चौराहे पर गठबंधन मजबूत करो और गंभीर जमीन पर रसद का लगातार प्रवाह सुनिश्चित करो। मुश्किल जमीन पर रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। घिर हुई जमीन पर पीछे हटने का रास्ता बंद कर दो। हताश वाली जमीन पर सैनिकों को बता दो कि जीने की कोई उम्मीद नहीं। इफ क्योंकि सैनिकों की आदत है घिरने पर सख्त विरोध, मजबूरी में जोरदार लड़ाई, खतरे में तुरंत आज्ञा मानना। पड़ोसी राजाओं की मंशा जाने बिना गठबंधन मत करो। इलाके का चेहरा, पहाड़, जंगल, गड्ढे, खाई, दलदल न जानो तो सेना लेकर चलने लायक नहीं। स्थानीय गाइडों का इस्तेमाल न करो तो प्रकृति का फायदा नहीं ले पाओगे। इन 4-5 सिद्धांतों में से एक भी न जानना योद्धा राजा के लिए शोभा नहीं देता। जब योद्धा राजा मजबूत राज्य पर हमला करे तो उसकी कुशलता दिखती है दुश्मन की सेना को इकट्ठा होने से रोकना। वह दुश्मनों को डराता है और उनके सहयोगी उसके खिलाफ नहीं आ पाते। फिर इसलिए वह हर किसी से गठबंधन नहीं करता, न दूसरे राज्यों को ताकत देता है। अपनी गुप्त योजनाएं चलाता है, दुश्मनों को डराए रखता है। इससे वह उनके शहर जीत लेता है और राज्य उखाड़ फेंकता है। बिना नियम के इनाम दो, बिना पहले के इंतजाम के आदेश जारी करो। पूरी सेना को एक आदमी की तरह संभाल लोगे। सैनिकों को काम दिखाओ, अपना इरादा मत बताओ। हालात अच्छे हों तो सामने लाओ, बुरे हों तो कुछ मत कहो। सेना को मौत के मुंह में डालो, वह बच जाएगी। हताश हालत में डालो, वह सुरक्षित निकलेगी। क्योंकि सेना तभी जीत का वार कर सकती है जब वह खतरे में हो। युद्ध में सफलता दुश्मन की मंशा के हिसाब से ढलने से मिलती है। दुश्मन की बगल से लगातार चिपके रहो, आखिर में सेनापति को मार गिराओगे। इसे कहते हैं चालाकी से काम सिद्ध करना। जब कमान संभालो, सीमा के दरवाजे बंद करो, आधिकारिक निशान नष्ट करो, दूतों का आना जाना रोक दो। बैठक में सख्त रहो ताकि हालात पर काबू रहे। दुश्मन ने दरवाजा खुला छोड़ा हो तो दौड़कर घुस जाओ। दुश्मन की अनमोल चीज छीनकर उसका आना ठीक समय पर करो। नियमों के रास्ते पर चलो और दुश्मन के हिसाब से ढलो जब तक निर्णायक लड़ाई न हो। शुरू में कन्या की शर्म जैसी नाजुकता दिखाओ। दुश्मन मौका दे तब खरगोश की तेजी से दौड़ो, दुश्मन रोक भी न पाएगा। 12वां अध्याय, आग से हमला, द अटैक बाय फायर। सन एज्जू कहते हैं आग से हमला करने के 5 तरीके हैं। 1. दुश्मन के पड़ाव में सैनिकों को जलाना। 2. उसका अनाज जलाना। 3. रसद गाड़ियों को जलाना। 4. हथियारों के गोदाम और भंडार जलाना। 5. दुश्मन पर ऊपर से जलती आग गिराना। आग से हमला करने के लिए सामान पहले से तैयार होना चाहिए। आग लगाने का सामान हमेशा साथ रखो। आग से हमला करने का सही मौसम होता है और आग फैलाने के लिए खास दिन होते हैं। सही मौसम है जब हवा बहुत सूखी हो। खास दिन है जब चांदची, सूप, पी, दीवार, ई, पंख या चेन, लकड़ी का तख्ता नक्षत्र में हो। ये चारों दिन तेज हवा चलने के दिन होते हैं। आग से हमला करते वक्त 5 तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहो। 1. अगर दुश्मन के पड़ाव में अंदर से आग लग जाए, तुरंत बाहर से हमला कर दो। 2. अगर आग लगी हो लेकिन दुश्मन के सैनिक शांत बैठे हों, इंतजार करो, हमला मत करो। 3. जब आग अपनी पूरी ताकत पर पहुंच जाए, अगर संभव हो तो हमला कर दो, नहीं तो जहां हो वहीं रहो। 4. अगर बाहर से ही आग लगाकर हमला किया जा सकता हो, तो अंदर आग लगने का इंतजार मत करो, बल्कि सही मौका देखकर तुरंत हमला बोल दो। 5. जब तुम आग लगाओ तो हवा तुम्हारी तरफ से बह रही हो। तुम हवा के ऊपरी हिस्से में हो। हवा के नीचे की तरफ से कभी हमला मत करो। दिन में उठी हवा लंबे वक्त तक चलती है, रात की हवा जल्दी थम जाती है। हर सेना को आग से जुड़ी ये 5 स्थितियां पता होनी चाहिए। नक्षत्रों की गति का हिसाब रखो और सही दिन का इंतजार करो। जो आग को हमले में सहायक बनाता है वह बुद्धिमान है। जो पानी को सहायक बनाता है उसकी ताकत बढ़ जाती है। पानी से दुश्मन को रोका जा सकता है लेकिन उसकी सारी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। बहुत दुखद है उस सेनापति का हाल जो बिना जोश और साहस जगाए सिर्फ लड़ाइयाँ जीतने और हमले सफल करने की कोशिश करता है। नतीजा, समय की बर्बादी और ठहराव। इसलिए कहा गया है बुद्धिमान राजा बहुत पहले से योजना बनाता है।
अच्छा सेनापति अपने संसाधन पहले से जुटाता रहता है। जब तक फायदा ना दिखे, हिलो मत। जब तक कुछ हासिल ना हो, सेना मत चलाओ। जब तक स्थिति जान पर न बनाए, लड़ो मत। कोई राजा सिर्फ गुस्सा निकालने को सेना न भेजे, कोई सेनापति सिर्फ छिड़कर लड़ाई न लड़े। फायदा हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो जहां हो वहीं रहो। गुस्सा बाद में खुशी में बदल सकता है, चिढ़ बाद में संतोष में, लेकिन एक बार बर्बाद हुआ राज्य कभी लौट कर नहीं आता। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान राजा बहुत सावधान रहता है और अच्छा सेनापति बहुत एहतियात बरतता है। यही तरीका है देश को शांति में और सेना को एकजुट रखने का। अध्याय 13, जासूसों का इस्तेमाल, द यूज ऑफ स्पाइज। सन तुजू कहते हैं, 1 लाख सैनिकों की सेना खड़ी करके उन्हें दूर दूर तक मार्च कराना जनता पर भारी बोझ डालता है और राज्य के खजाने को खाली कर देता है। रोज का खर्च 1000 औंस चांदी तक पहुंच जाता है। घर बाहर हंगामा मचता है। लोग सड़कों पर थक कर गिर पड़ते हैं। 7 लाख परिवारों का काम धंधा ठप हो जाता है। दुश्मन की सेनाएं सालों साल आमने सामने खड़ी रहती हैं और एक दिन की लड़ाई तय करती है कि जीतेगा कौन। ऐसे में सिर्फ 100 औंस चांदी के इनाम और खर्चे से कंजूसी करके दुश्मन की हालत के बारे में अंधेरे में रहना, यह सबसे बड़ी बेरहमी है। ऐसा करने वाला ना तो लोगों का नेता है, न राजा का कोई काम का सलाहकार, और न ही जीत का मालिक। बुद्धिमान राजा और अच्छा सेनापति इसीलिए हमला करके जीत जाते हैं और आम इंसान की पहुंच से बाहर काम कर दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से खबर होती है। ये पहले की खबर भूत प्रेत से नहीं मिलती, पहले के अनुभव से नहीं निकलती, न ही किसी गणना से काटी जा सकती है। दुश्मन की स्थिति की खबर सिर्फ इंसानों से ही मिल सकती है, इसलिए जासूसों का इस्तेमाल होता है। जासूस 5 तरह के होते हैं। 1, स्थानीय जासूस। 2, अंदरूनी जासूस। 3, उल्टे जासूस, दूसरे पक्ष के पलटे हुए। 4, मरने वाले जासूस। 5, जीवित लौटने वाले जासूस। जब ये पांचों तरह के जासूस एक साथ काम कर रहे हों, तो कोई भी उनका गुप्त तंत्र नहीं समझ सकता। इसे कहते हैं दिव्य धागों का संचालन। यह राजा की सबसे अनमोल क्षमता है। स्थानीय जासूस वो आप उस इलाके के निवासियों को काम पर लगाना। अंदरूनी जासूस, दुश्मन के अफसरों को इस्तेमाल करना। उल्टे जासूस, दुश्मन के जासूसों को पकड़कर अपने लिए इस्तेमाल करना। मरने वाले जासूस, जानबूझकर कुछ काम खुलेआम करना ताकि हमारे जासूस उसे देखें और दुश्मन तक झूठी खबर पहुंचाए। जीवित लौटने वाले जासूस, जो दुश्मन के पड़ाव से खबर लेकर सुरक्षित लौटते हैं। पूरी सेना में सबसे करीबी और भरोसेमंद रिश्ता जासूसों से ही रखना चाहिए। इनसे ज्यादा किसी को इनाम मत दो। किसी और काम में इससे ज्यादा गोपनीयता नहीं रखी जाती। बिना खास अंतर्ज्ञान के जासूस काम के नहीं। बिना दयालुता और ईमानदारी के उन्हें संभाला नहीं जा सकता। बिना सूक्ष्म बुद्धि के उनकी खबरों की सच्चाई पक्की नहीं की जा सकती। सूक्ष्म बनो और भी सूक्ष्म बनो। हर तरह के काम में जासूसों का इस्तेमाल करो। अगर कोई जासूस सही वक्त से पहले गुप्त खबर उड़ा दे, तो उसे और जिसे उसने खबर दी, दोनों को मौत दे दो। चाहे पूरी सेना को चलनी हो, शहर पर धावा बोलना हो, या किसी एक शख्स को मरवाना हो, सबसे पहले दुश्मन सेनापति के निजी सेवकों, सहायकों, दरवानों और पहरेदारों के नाम पता करो। हमारे जासूसों को यही काम सौंपो। दुश्मन के जासूस जो हमारी टोह लेने आए हों, उन्हें ढूंढो, पैसों का लालच दो, बहलाओ फुसलाओ, अच्छे से रखो। इस तरह वे उल्टे जासूस बन जाएंगे और हमारे काम आएंगे। उल्टे जासूस की दी हुई खबर से ही हम स्थानीय और अंदरूनी जासूस लगा पाते हैं। उसी की खबर से हम मरने वाले जासूस को झूठी खबर देकर दुश्मन तक भिजवाते हैं और उसी की खबर से हम तय करते हैं कि जीवित लौटने वाले जासूस को कब भेजना है। पांचों तरह के जासूसी का एकमात्र लक्ष्य है दुश्मन का पूरा हाल जानना, और ये ज्ञान सबसे पहले उल्टे जासूस से ही मिलता है। इसीलिए उल्टे जासूस के साथ सबसे ज्यादा उदारता बरतनी चाहिए। पुराने जमाने में यिन राजवंश का उदय इसलिए हुआ क्योंकि ई चेह पहले श्या राजवंश में थे। इसी तरह चोउ राजवंश का उदय लू या की वजह से हुआ जो पहले यिन में थे। इसलिए सिर्फ बुद्धिमान राजा और कुशल सेनापति ही सेना के सबसे ऊंचे दिमाग का इस्तेमाल जासूसी के लिए करते हैं और इसी से महान परिणाम हासिल करते हैं। जासूस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
क्योंकि पूरी सेना की हलचल इन्हीं पर टिकी होती है।